हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल कुमार रावानी और हम जो आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फजान्स रूल, जो कि टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। और फजान रूल को एक्सप्लेन करने से पहले हम कुछ मतलब इलस्ट्रेशन दे देंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में भी, जैसे बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद फिर फजान्स रूल को एक्सप्लेन करेंगे और सबका हम क्वेश्चंस के मदद से हेल्प से हम बताने समझाने के इसको ट्राई करेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो जो अपना मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले हम ओवरव्यू दे देते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे आफ्टर डिस्कशन सब कुछ। तो ये जो क्वेश्चंस है ये हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले हम एक ओवरव्यू देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एटम्स क्या करते हैं, अदर एटम्स को अट्रैक्ट करते हैं टू फॉर्म क्या, मॉलिक्यूल। तो जब ये मॉलिक्यूल बन जाते हैं एटम से तो मॉलिक्यूल का एनर्जी और कम हो जाता है। मीन्स क्या हो जाता है कि मॉलिक्यूल्स और स्टेबल हो जाते हैं। तो स्टेबल होने के बाद मॉलिक्यूल फिर फर्दर क्यों सेकेंडरी बॉन्ड बनाते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन कि उसके पास तो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है मॉलिक्यूल के पास, तो ऐसा क्या है कि वो फिर सेकेंडरी बॉन्ड की तरफ मूव करते हैं। वो तो खुद ही स्टेबल है फिर। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर आते हैं कि कंपेयर करना है इसमें, कंपेयर करना है कोवलेंट कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो किस में हम लोग करेंगे आइए जानते हैं। जैसे कि ये सब जितना भी कंपाउंड्स दिख रहा है इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे ये सब सारा कुछ। तो ये फजान्स रूल के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे आफ्टर जब डिस्कस कर लेंगे हम फजान्स रूल, उसके बाद ये सब सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है तो हैविंग अ सिमिलर साइज ऑफ NaCl एंड CuCl, मींस CuCl और NaCl का जो सिमिलर साइज है, बट क्या होता है कि NaCl हाईली सोल्यूबल होता है वाटर पे और वहीं हम लोग CuCl को देखेंगे तो वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो इसका भी रीज़न हम लोग जानेंगे इसी के हेल्प से, तो फजल्स रूल के हेल्प से। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लेक्चर। बॉन्डिंग को हम लोग नेचर से रिलेट करने का ट्राई करते हैं। जैसे नेचर में फोर्स दो तरीके का होते हैं, एक होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरा होते हैं रिपल्सिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ही मतलब ये है, अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण ही क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। या अगर दो एटम है, मान लीजिए ये एक एटम है Na प्लस और ये दूसरा एटम है, मान लेते हैं Cl माइनस, ये दूसरा आयन है। तो अगर दो आयन्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और ये अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ही क्या होता है, NaCl का फॉर्मेशन होता है। और ये इंडिविजुअली जैसे Na प्लस है, ये इंडिविजुअल जो आयन है, और जो Cl माइनस इंडिविजुअली, ये दोनों अनस्टेबल होते हैं। इसलिए ये दोनों क्या करते हैं, आपस में मिल करके अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण से ही क्या करते हैं, NaCl का फॉर्मेशन करते हैं और ओवरऑल जो सिस्टम का एनर्जी उसको क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। और यही डिक्रीज होने जो एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज होने के कारण ही क्या हो जाता है, हाईली स्टेबल होता है। क्योंकि कोई भी सिस्टम चाहता है कि वो अपना लोवेस्ट एनर्जी एनर्जी में रहे, जिसके कारण से वो हाईली स्टेबल हो जाता है। जैसे हम लोग किसी का भी बात कर लेते हैं, अगर मान लेते हैं हम लोग N2 का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इंडिविजुअली नाइट्रोजन एटम या आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, दोनों मिल करके आपस में N2 का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये नाइट्रोजन हम लोग को पता है कि 78% हम लोग को एटमोस्फेयर में पाया जाता है, जो कि हाईली स्टेबल होता है, इसलिए तो इतना परसेंटेज में पाया जाता है। तो ये मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल है, ना कि जो नाइट्रोजन का एटम था वो एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। वही अगर हम रिपल्सिव फोर्सेस का बात करते हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस में क्या होता है कि कोई भी दो एटम्स है या आयन्स है वो दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब नहीं आते। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं और इसके पास ही एक और न्यूक्लियोफाइल को अगर हम लोग लेकर के जाते हैं, तो हम लोग को पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को आपस में हम लोग लेकर के जाएंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने से क्या होगा कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जितना भी बॉन्ड है, जैसे हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, मेटलिक बॉन्ड बोलते हैं या कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, तो क्या होता है, सब अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण ही ये बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते करें यहाँ पर, तो हम एक पीरियोडिक टेबल यहाँ पर दिए हैं। तो पीरियोडिक टेबल को मतलब क्यों दिए यहाँ पर, तो जो हम यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि ग्रुप 18 की जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है जिसको हम लोग अल्काली मेटल या अल्कालाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। यहाँ पर ग्रुप डी एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। और यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में क्या होता है कि ग्रुप 18 जो एलिमेंट्स है वो हाईली स्टेबल होता है। इसका जो रीज़न दिया था ल्यूज ने, लिविस ने जो इसका रीज़न दिया हाईली स्टेबल होने के कारण, ये क्या होता है
कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आउटर वैलेंस सेल का, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, या ऑक्टेट या डुप्लेट इसमें पाया जाता है। तो क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं अगर हम लोग हीलियम का एग्जांपल लेते हैं, तो क्या हो जाता है इसका जो, अब वही हम लोग नियॉन का बात करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6। तो हम लोग आउटर इलेक्ट्रॉन सेल का अगर बात करते हैं तो 2s2 2p6 होता है, तो 6 और 2 8, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और इसका भी हम लोग बात करते हैं हीलियम का, तो इसमें भी क्या है, डुप्लेट कम। तो क्या होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट वगैरह होने के कारण से, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने के कारण ये क्या करता है, मोर स्टेबल होते हैं और रिएक्टिव नहीं होते हैं। बट कहीं किसी और एटम एलिमेंट्स का बात करें हम लोग, जैसे कि मान लेते हैं नाइट्रोजन का ही ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 और 2p3। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसका, वो क्या है, 2s2 है और 2p3 है। तो 2p3 में क्या है, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स ही है, और इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कि ये अनस्टेबल है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो है एटॉमिक फॉर्म में वो अनस्टेबल है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको एग्जिस्ट करने के लिए ये क्या करता है, तो बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है किसी और एटम्स के ऊपर, और ये क्या करता है, अट्रैक्ट करके, जैसे कि NH3, N2 या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे N2O5, इस टाइप्स का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जिस कारण से ये हाईली स्टेबल हो जाता है और नेचर में एग्जिस्ट करने लगता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो ऐसे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो क्या करते हैं, एटम्स, एलिमेंट्स या आयंस को होल्ड करके रखते हैं टुगेदर। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण ही वो क्या होते हैं कि आयंस और मॉलिक्यूल्स को टुगेदर होल्ड करके रखते हैं। जैसे N2, ये N है, ये N है, तो आपस में क्या मिलकर के क्या बनाते हैं, N2 का फॉर्मेशन करते हैं, और जो उसको हेल्प करता है N2 को बांधे रखता है, उसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड कितने तरह का होता है, तो दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक होता है प्राइमरी बॉन्ड और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी बॉन्ड। तो प्राइमरी बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के नाम से जानते हैं, और सेकेंडरी बॉन्ड को वीक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी बॉन्ड क्या होते हैं, जो आयंस और एलिमेंट्स को होल्ड करके रखते हैं टुगेदर, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बॉन्ड। और सेकेंडरी बॉन्ड क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखते हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी बॉन्ड बोलते हैं। तो आयंस क्या होते हैं, तो जो आयंस के मतलब हेल्प, जो आयंस के अट्रैक्टिव फोर्सेस से बनते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जो एलिमेंट्स में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। तो मेटल के जो अट्रैक्टिव फोर्सेस से बॉन्ड बनते हैं उसको हम लोग मेटलिक बॉन्ड बोलते हैं, और जो नॉन मेटल के अट्रैक्टिव फोर्सेस से बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वही अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी बॉन्ड, तो इसमें क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये बनते हैं, जैसे कि हम बताए तो वंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ऐसे इंट्रैक्शंस के कारण से अगर जो बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड बोलते हैं। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर हम कुछ ये दिए हैं, जैसे कि कुछ मॉडल दिए हैं, तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। जैसे कि ये है नाइट्रोजन और ये है हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हम जैसे कि बताए थे, तो ये क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p3। तो हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन अभी डेफिशिएंट है, यानी कि ये क्या करेगा, अभी स्टेबल नहीं है। इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अकॉर्डिंग टू लुईस। तो अब क्या हो जाएगा, तो ये मान लेते हैं नाइट्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि हम लोग क्या होगा कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन भी लेकर के आएगा। तो हाइड्रोजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है, तो ये 1 2 और ये 3, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो वो अपना लेकर के आएंगे। और जो ये क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जा रहा है इससे, यानी कि ये हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेंड कर लेते हैं, जिसके कारण से हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें जो शेयरिंग हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का हम लोग अगर काउंट करेंगे तो 2 4 तो 6 तो 8। तो क्या हो जा रहा है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट को ये पूरा कर दे रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, ये एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं NH3, जो कि नेचर में एग्जिस्ट भी करता है। तो क्या हो रहा है कि ये जो ओवरऑल एनर्जी है सिस्टम का, वो क्या हो गया, पूरा डिक्रीज हो गया। और कोई भी एलिमेंट चाहता है, या फिर कोई भी जो मॉलिक्यूल है, वो चाहता है कि वो क्या करे, अपना मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहता है, कि वो हाईली स्टेबल रहे। तो नाइट्रोजन जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका एनर्जी बहुत हाई होता है, ये अनस्टेबल होता है।
और वहीं हाइड्रोजन भी अनस्टेबल होता है एटॉमिक फॉर्म में। तो ये क्या करते हैं, आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, तो NH3 या N2 या फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड जैसे N2O5 ये सब का फॉर्मेशन करते हैं, ताकि इसका जो एनर्जी है वो मिनिमम स्टेट में रहे और ये हाईली स्टेबल रहे और नेचर में एग्जिस्ट कर सके। तो जैसे कि हम बात किए थे वहाँ पर क्वेश्चन में कि क्यों फिर ये लोग ये बनाते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड बनाते हैं, जबकि ये ऑक्टेट को अपना जब पूरा कर ले रहे हैं, जैसे हम नाइट्रोजन के केस में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी इसमें आ जा रही है, तो फिर ये क्यों सेकेंडरी बॉन्ड की तरफ जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर शो किए आपको, एक ये NH3 है और यहाँ एक NH3 है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो सेकेंडरी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लोग तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी है ये लोग के पास, यानी ऑक्टेट तो पूरा है NH3, एक NH3 के पास, तो ये क्या हो रहा है, फर्दर अपना पोटेंशियल एनर्जी को ये मिनिमाइज कर रहे हैं अपना। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी तो है ही ये लोग के पास, और हम जैसे कि अभी हम बता रहे हैं, बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी सिस्टम चाहता है कि वो अपना मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहे, तो इससे क्या हो रहा है, सेकेंडरी बॉन्ड से ये अपना पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी को भी क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। तो इसका रीजन यही है, टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या करता है, सेकेंडरी बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और अपना लोवेस्ट एनर्जी में चला जाता है, जिसके कारण से ये NH3 या कोई भी अपना बॉन्डिंग वगैरह बना करके, सेकेंडरी बॉन्ड बना करके वो और हाईली स्टेबल स्टेट में चला जाता है, जिसके कारण से ये इसका एनर्जी और कम हो जाता है और ये हाईली स्टेबल हो जाता है नेचर में। तो इसलिए ये क्या करता है, सेकेंडरी बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है। तो चलिए डिस्कस किए, उससे ये पता चलता है कि मतलब बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है, क्या मतलब, और अगर फॉर्म होता है तो वो सेकेंडरी फॉर्म बॉन्ड फिर क्यों बनाता है। तो अभी तक हम जितना भी डिस्कशन किया, आई थिंक इतना सब कुछ क्लियर होगा। अब हम आते हैं फजान रूल के ऊपर। फजान रूल्स एक्चुअली बोलता क्या है कि नो आयनिक बॉन्ड इज 100% प्योर। दिस इज बिकॉज इन आयनिक बॉन्ड्स कोवलेंट कैरेक्टर इज डेवलप्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। मीन्स कोई भी बॉन्ड जो है वो प्योर आयनिक नहीं है, मीन्स 100% आयनिक कैरेक्टर उसमें नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन इन द सेंस क्या हो जाता है कि जैसे ये मेरा केटायन है और ये मेरा एनायन है, तो केटायन के पास कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चार्ज होगा ही, तो केटायन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा ही। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम, ये केटायन क्या है, Na+ है, और ये मेरा क्या है, Cl- है, एनायन। तो क्या होगा कि Na+, ये जो केटायन है इसका, ये एनायन को जब इंटरेक्ट करेगा, तो ये क्या होगा कि इसको थोड़ा सा क्या करेगा, अपने तरफ खींचने का ट्राई करेगा, और इसका जो शेप है उसको ये क्या करेगा, डिस्टॉर्ट कर देगा। एनायन का जो शेप है, उसको क्या कर देगा, ये डिस्टॉर्ट कर देगा। मीन्स अब ये स्फेरिकल नहीं रहेगा, ये कुछ इस तरीका का शेप हो जाएगा जिस तरह से हम दिखा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये केटायन क्या किया, इसको अब खुद की तरफ अट्रैक्ट किया। तो जितना ज़्यादा छोटा केटायन होगा, उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स एनायन को वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और उसको, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा। तो अब जैसे कि यहाँ पर कुछ रूल्स दिया था फजान ने, वो क्या क्या थे, जैसे कि स्मॉलर द साइज ऑफ द केटायन, तो केटायन जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स वो क्या करेगा कि एनायन को उतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। और जैसे कि अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे LiCl, NaCl एंड KCl, तो इसमें तो Cl कॉमन है, तो बस चेंज किया हो रहा है तो केटायन। तो हम जैसे कि बताए अभी कि स्मॉलर द साइज ऑफ द केटायन, हायर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिथियम का क्या हो जाएगा, सबसे छोटा साइज है केटायन का। केटायन तो यहाँ लिथियम है, सोडियम है और क्या है, पोटेशियम है। तो लिथियम का सबसे ज़्यादा छोटा साइज है, तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि एनायन तो सब में सेम है, तो हमको देखना क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर केटायन है। तो लिथियम का साइज सबसे छोटा, तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम का। इस हिसाब से अब क्या होता है कि सेकंड उसका रूल है, तो सेकंड रूल क्या हो जाता है इसका, फजान्स का। तो सेकंड रूल है, लार्जर द साइज ऑफ द एनायन, मीन्स जितना ज़्यादा इसका एनायन का क्या हो जाएगा, साइज ज़्यादा, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा ये क्या करेगा, इसके पास पोलराइजेबिलिटी होगा। यानी कि क्या हो जाएगा कि उतना ज़्यादा ये डिस्टॉर्ट कर सकता है खुद को, क्या करेगा ये, उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, केटायन को अट्रैक्ट करने देगा उसके तरफ, केटायन की तरफ। तो इसी को क्या बोला जाता है कि एनायन का पोलराइजेबिलिटी बोला जाता है। तो पोलराइजेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द एनायन। तो जितना ज़्यादा एनायन का साइज होगा उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, और ये केटायन की तरफ क्या होगा, इंटरेक्ट होगा उतना ज़्यादा। आते एग्जाम्पल की तरफ, जैसे कि है लिथियम आयोडाइड,
लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम फ्लोराइड। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो लिथियम तो सब में कॉमन है, तो बात आ जाता है किसमें, तो एनायन के साइज में। तो एनायन में कौन है सबसे बड़ा, तो यहाँ है आयोडीन, उसके बाद है ब्रोमीन, उसके बाद है क्लोरीन, उसके बाद है फ्लोरीन। इसलिए कि लार्जर द एनायन द मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर इन इट। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें हो जाएगा, लिथियम फ्लोराइड में। और सबसे कम अगर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, मीन्स इसमें आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, ये चीज़ याद रखना है। अब आते हैं थर्ड, इसका रूल जो था वो क्या है, तो लार्ज चार्ज ऑन केटायन और एनायन। केटायन में तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा और एनायन में नेगेटिव चार्ज। तो हायर इज द नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, more is the polarizing power in it, and higher is the negative charge on the anion, bigger is the size of the anion, means it has the higher polarization towards the cation। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि NaCl है एंड CaCl2 है, तो क्या हो जाएगा, Na पे कितना चार्ज हो जाएगा, +1 का, Ca पे कितना चार्ज है, +2 का। तो चार्ज किस में ज़्यादा है, Ca पे चार्ज ज़्यादा है, मीन्स क्या हो जाएगा, इसका पोलराइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। एनायंस को खींचने का, अपने तरफ खींचने की जो पावर है वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान के चलते हैं ये Ca है, इसको पहले रफ कर लेता हूँ। अगर मान लेते हैं ये मेरा Ca2+ है केटायन, और यह है मेरा एनायन, तो क्या हो जाएगा, एनायन मेरा क्या है, Cl नेगेटिव। तो इस तरह से दो Cl हैं और यहाँ पर एक कैल्शियम होगा। तो कैल्शियम 2+ क्या करेगा, इसके पास ज़्यादा पावर, ज़्यादा होगा, ज़्यादा चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, ज़्यादा और खींचेगा, रेदर देन पहले। अगर मान लेते हैं कि इतना था Na के केस में, तो अब जब Ca आएगा तो इसको इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, मतलब कुछ ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा एनायन को, मीन्स खुद की तरफ वो ज़्यादा खींचेगा Na के मुकाबले। तो ये हो जाता है इसका थर्ड पॉइंट, थर्ड रूल। अब आते हैं इसका फोर्थ रूल पे। तो फोर्थ रूल इसका क्या है, फोर्थ रूल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द केटायन। तो केटायन विद सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हैज अ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन 8 इलेक्ट्रॉन शेल कन्फिग्रेशन। इसको हम समझाएंगे, एक क्वेश्चन जो हम लास्ट में लिए थे उसके उससे इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, तो ज़्यादा क्लियर होगा कि सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन मतलब यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, और 8 इलेक्ट्रॉन शेल कन्फिग्रेशन क्या है, सब हम बताएंगे जो जो जब क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे तब। तो अभी जल्दी से रिकैप दे देते हैं मतलब जो भी पढ़े हैं। तो जैसे की पॉइंट्स क्या क्या है हम लोग के पास, तो आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर में मतलब क्या होना चाहिए, तो लो पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, लार्जर साइज ऑफ द केटायन एंड स्मॉल साइज ऑफ एनायन। वहीं कोवेलेंट कैरेक्टर कब होगा, तो जब हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, स्मॉल केटायन होना चाहिए और लार्ज एनायन होना चाहिए। तो ये है कोवेलेंट कैरेक्टर का प्रॉपर्टीज, क्या क्या होना चाहिए, और ये है आयनिक का। और पोलराइजिंग पावर जो होता है वो चार्ज बाय रेडियस होता है। तो मीन्स क्या होता है, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा कैटायन का। और रेडियस क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ही कम पोलराइजिंग पावर होगा। तो ये हो गया आपका पोलराइजिंग पावर। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि जो क्वेश्चन हम लिए था वो अब डिस्कस करते हैं। जैसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है कि LiCl, NaCl, KCl, RbCl एंड CaCl। तो इसमें क्या है, Cl तो कॉमन है सब में, तो बात किस में आ जाता है, केटायन में। तो हम क्या बताए थे कि स्मॉलर इज द साइज ऑफ द केटायन, हायर इट्स क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर, और उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या है, इसमें सबसे छोटा कौन है, लिथियम है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, फिर NaCl का, फिर KCl का, फिर RbCl, और सबसे कम हो जाएगा CaCl का। तो जब इसका CaCl का सबसे ज़्यादा सबसे कम क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा, साइज सबसे ज़्यादा CS का है, जिसमें इसका क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम। कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो गया, जिसमें क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा आयनिक है, दिस मीन्स
वाटर में भी क्या हो जाएगा, वो सॉल्युबल होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो वाटर क्या है आपका, आयनिक है, तो ये अगर CaCl क्या हो जाएगा, सम मोर आयनिक कैरेक्टर है, दिस मींस ये मोर सॉल्युबल इन वाटर होगा। तो इसी तरह हम सिर्फ कोवलेंट का बॉर्डर बता देते हैं, उसके अनुसार मतलब क्या हो जाएगा कि उसका अपोजिट हो जाएगा आयनिक। तो आयनिक कैरेक्टर से ही ये तीनों ये हो जाएगा, ये तीनों एक्सप्लेन हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर होगा। तो अब हम चेक करते हैं कोवलेंट कैरेक्टर किसमें किसमें क्या है। तो अब यहाँ आ जाते हैं लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिथियम सब में कॉमन है, तो हमको एनायन का साइज देखना है, तो फ्लोरीन का सबसे कम हो जाएगा साइज। तो हम क्या बताए थे कि लार्जर इज द साइज ऑफ द एनायन, मोर इज द पोलराइजेबिलिटी, एंड क्या हो जाएगा इसका, हायर द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमको देखना है बड़ा साइज इसका एनायन। तो ये आयोडीन का सबसे बड़ा है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। फिर हो जाएगा ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का सबसे कम हो जाएगा लिथियम फ्लोराइड का। अब आते हैं BF2 MgF2, BF2 MgF2 CaF2 एंड BF2। तो इसमें तो F सब कॉमन है, बचा क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है कि हम लोग का डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीजेस, साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस इन प्रेडिक्टेड यानी को फ्रॉम अप टू डाउन टू द ग्रुप, डाउन ऑफ द ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, तो जैसे इसमें सबसे ज़्यादा साइज किसका हो जाएगा, बेरियम का, फिर उस बेरियम का सबसे ज़्यादा साइज होगा, फिर किसका हो जाएगा, कैल्शियम का, फिर हो जाएगा मैग्नीशियम का, और सबसे कम होगा साइज किसका, बेरिलियम का। तो हम क्या बताए थे कि केटायन का साइज जितना जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, और मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हो जाएगा, BF2 का, फिर MgF2 का, फिर CF2 का, सबसे कम हो जाएगा BF2 का। अब बात करते हैं NaCl, MgCl2, AlCl3 एंड SiCl4, PCl5। अब इसमें देखना हम लोग को कि इसमें देखना हम लोग को चार्ज। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मान लें हम मान लेते हैं कि Cl को रिमूव करते हैं, तो इसमें कितना का चार्ज आएगा, +1 का। इसमें Cl2 है तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आएगा, +2 का। अब AlCl3 है, तो अगर यहाँ पर 3 Cl से कोऑर्डिनेट है, मतलब बॉन्ड बना है एल्यूमिनियम, तो इसमें कितना का चार्ज आएगा, +3 का। SiCl4 है, तो ये कार्बन का एलिमेंट है, सिलिकॉन कार्बन ग्रुप का, दिस मीन्स इसके पास आएगा +4 का। और PCl5 नाइट्रोजन है, तो +5 नाइट्रोजन ग्रुप का है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे आ रहा है, तो PCl5 पे। तो हायर इज द चार्ज, मोर इज द पोलराइजिंग पावर, एंड क्या हो जाएगा, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर PCl5 का, फिर इसका सबसे कम NaCl का। अब आते हैं ये वाला केस पे, लास्ट केस क्या है, तो लास्ट केस है एल्यूमिनियम N3, और उसके बाद क्या है, Al2CO3 और Aln। एल्यूमिनियम यहाँ पर स्मॉल होना चाहिए था एल्यूमिनियम में। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें ये N3 के साथ इसमें यानी कि एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज हो जाएगा, +3 का। तो और यहाँ पर एक नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होगा, -1 का। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम तो 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो +3 एल्यूमिनियम पे चार्ज आएगा, और यहाँ 3 ऑक्सीजन है, +6 को काउंटर बैलेंस करने के लिए, यानी एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -2 का चार्ज आएगा। और यहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्राइड, यानी कि एल्यूमिनियम में तो +3 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ रहा है, -3 का चार्ज आ रहा है, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे है, -3 का इस पे है। और हमको पता है सबसे ज़्यादा चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे है, सबसे ज़्यादा चार्ज इस नाइट्रोजन पे है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अगर इस नाइट्रोजन पे सबसे ज़्यादा, तो इसका साइज भी सबसे ज़्यादा होगा। साइज ज़्यादा हो जाएगा तो जो इसका पोलराइजेशन है टूवर्ड द केटायन वो सबसे ज़्यादा होगा। दिस मीन्स मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, और सबसे कम An3 का हो जाएगा। तो जैसे कि अभी तक हम एक फोर्थ पॉइंट छोड़ चुके थे फजान्स रूल का, उसको हम बोले थे इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि NaCl जो है वो वाटर सोल्यूबल है, वहीं CuCl क्या है, वाटर सोल्यूबल नहीं है, जबकि ये लोग का साइज भी क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ऐसा क्यों हो रहा,
तो वहाँ पर हम बताए थे कि जो सीडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन वाले जो केटायन होते हैं उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है उसमें वो ज़्यादा होता है, और 8 इलेक्ट्रॉन वाले जो स्पीसीज हैं उससे ज़्यादा होता है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आइए जानते हैं कि इसका पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है Cu प्लस का। तो 3s2 3p6 3d10 3d10। और वहीं अगर हम Na प्लस का बात करें तो 2s2 2p6। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसका कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन वाले स्पीसीज बोलते हैं। और ये तो है 8 इलेक्ट्रॉन वाले हो गया Na प्लस। तो इसके मुकाबले ये इस पे क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि जो 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम लोग जानते हैं कि उसका क्या हो जाता है, तो उसका पुअर शिल्डिंग होता है इसका। मीन्स हम लोग जानते हैं कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास क्या वो क्या करते हैं, तो उनके पास पुअर शिल्डिंग होता है। मीन्स ये सील्ड नहीं कर पाते अच्छे से। तो जिसके कारण से क्या होता है कि जो जेट इफेक्टिव है वो इंक्रीज हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज हो जाता है तो क्या हो जाता है, हम बताए थे कि जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा मीन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज उस पर ज़्यादा है। दिस मीन्स क्या हो जाएगा कि उसका जो ये है पोलराइजिंग पावर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, मीन्स Cu +1 क्या हो जाएगा, इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है किससे, तो Na प्लस से। और Na प्लस अगर उसका इसका ज़्यादा है पोलराइजिंग पावर, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसमें ज़्यादा होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि NaCl तो क्या हो जाएगा, CuCl क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण इससे क्या हो जाएगा कि ये वाटर में कम सोल्यूबल होते हैं, यानी कि ना के बराबर ही सोल्यूबल होते हैं क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। वहीं NaCl देखेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इस पर डी इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी तरह का मतलब ये नहीं है, इफेक्ट नहीं है। दिस मीन्स क्या हो जाएगा, ये आयनिक है, और आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएंगे, तो ये सोल्यूबल होंगे किसमें, वाटर में, क्योंकि वाटर खुद एक आयनिक लिक्विड है। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।